हेलो एंड वेलकम आवर चैनल स्टडी नाउ ESL। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए हम इस सेट में डिस्कस करने वाले हैं BSPHCL बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए सेट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस सेट में होंगे आपके कुल मिला के 100 प्रश्न, जिसमें सामान्य ज्ञान, तर्क शक्ति यानी रीजनिंग, सामान्य हिंदी, इंग्लिश, बेसिक कंप्यूटर और टेक्निकल पेपर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए। चलिए सबसे पहला प्रश्न जो है हमारा वो है क्या कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा तीसरा नंबर ऑप्शन, जामा मस्जिद। ठीक है, डिटेलिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि 100 सवाल है तो थोड़ा सा स्पीड निकलना होगा। अगर मैं डिटेलिंग करने पे आया तो बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। ठीक है, चलिए हाँ, मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की की प्रतिमा किससे बनी हुई थी। तो वो बनी हुई थी आपका दूसरा का तीसरा नंबर ऑप्शन, कांसे की बनी हुई थी। आगे बढ़ेंगे, तीसरा नंबर प्रश्न, भारत के संविधान का भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारी, प्रतिक्रिया, विशेषाधिकार, शक्तियां आदि किससे संबंधित है। तो तीसरे नंबर प्रश्न का हो जाएगा आपका सही जवाब 3 नंबर ऑप्शन, भाग 5 से। आगे बढ़ेंगे, चौथा नंबर प्रश्न कहता है खाली स्थान कम वायुमंडलीय दाब का एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र है जहां से पूर्वी हवाएं परिवर्तित होती हैं। तो 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका 4 नंबर ऑप्शन, डोल्ड्रम्स। आगे बढ़ेंगे, 5वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि एक फोटोवोल्टिक सेल में निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो 5वां नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, प्रकाश। 6ठा नंबर प्रश्न देखेंगे, कहता है कि थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, जिसको आप कहते हैं TERLS, कहाँ पर स्थित है। तो 6ठा नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका 4 नंबर ऑप्शन, तिरुअनंतपुरम, ये हो जाएगा आपका सही जवाब। 7 नंबर प्रश्न देखिए, 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि ग्लूकोमीटर क्या है, ग्लूकोमीटर का उपयोग आमतौर पर किस प्रकार के रोगियों द्वारा मॉनिटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो 7 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब आपका 4 नंबर ऑप्शन, क्या कि अल्प रक्त शर्करा यानी कि हाइपोलाइसीमिया नाम के जो बीमारी है उनके लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। 8 नंबर प्रश्न देखिए, 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 के स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण वजह बनी थी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, बंगाल का विभाजन। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे, कहता है कि बिहार में सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला बता दीजिए। तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा आपका 3 नंबर ऑप्शन, शेखपुरा। आगे बढ़ेंगे, 10 नंबर प्रश्न देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले घटनाक्रम में बताइए। तो 10 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, यानी पश्चिम चंपारण सबसे बड़ा। ठीक है ना, 3 जिला घटते क्रम में बताना है, उससे छोटा गया और उससे छोटा पूर्वी चंपारण। चलिए आगे बढ़े हम 11 नंबर प्रश्न जो कि रीजनिंग का होगा और इसमें थोड़ा सा समय देंगे हम। ठीक है, रीजनिंग में क्या कह रहा है 11 नंबर में कि भैया 97 है, 98 है, 106 है, फिर 133 है, फिर 197 है। किया क्या है कि 97 लिया, फिर इसमें जोड़ दिया 1 का स्क्वायर करके। ठीक है, तो वो 98 आ गया। 98 आने के बाद इसमें जोड़ दिया 2 का स्क्वायर कर, सॉरी इसमें 1 का क्यूब किया है। एक मिनट मैं आपको बता दूं साफ साफ, पहले वाले में किया है 1 का क्यूब,
फिर दूसरे वाले में किया है 2 का क्यूब, तीसरे वाले में किया है 3 का क्यूब, ऐसे जोड़ जोड़ के, ठीक है ना, आया है 97 में 1 का क्यूब किया तो 98 आया, 98 में 2 का क्यूब किया तो 106 आया, 106 में 3 का क्यूब किया तो 133 आ गया, 133 में 4 का क्यूब किया तो 197 आ गया, 197 में 5 का क्यूब यहाँ करेगा प्लस का 5 का क्यूब तो आ जाएगा आपका 322। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न में क्या कहता है कि आप हल करिए इसको, ठीक है, किन दो चिन्हों को आपस में आप बदलना चाहेंगे, बदल के इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका पहला नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा ना सही जवाब हो जाएगा, यानी कि इनटू और डिवाइड को आप अगर एक्सचेंज कर दीजिएगा, यानी इनटू यहाँ कर दीजिएगा, डिवाइड यहाँ कर दीजिएगा, तब आपका इस प्रश्न का सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि 13 नंबर प्रश्न में देखिए भैया, ये रीजनिंग इस प्रकार का दिए हुए है। तो क्या किए हुए हैं, तो कह रहा है ना कि इतने को 20 कहा गया है तो इतनों को क्या कहा जाएगा। तो हम देखते हैं कि 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 3 20 हो जाता है, यानी कि सभी को जोड़ दिया है। इसी प्रकार से इसको जोड़ दीजिए, 9 8 17, 17 और 9 हो जाएगा कितना, तो 26, 26 और 1 कितना हो जाएगा, तो 27। तो इस प्रश्न का हो जाएगा 27 आंसर, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब। आगे बढ़ेंगे 14 नंबर प्रश्न। देखिए ये फिगर है, कंप्लीट करना है, तो आ जाइए हम फिगर और ऑप्शन को ले लेते हैं साथ में। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए इसको पूरा करने के लिए हमको ये चाहिए इस प्रकार का, और यहाँ ऐसे चाहिए। तो कहाँ है ये आपका, ये देखिए यहाँ है पहला नंबर ऑप्शन में, और कोई है क्या, नहीं। तो 14 नंबर प्रश्न का पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। आगे बढ़िएगा 15 नंबर प्रश्न देखिए। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, है ना, आ जाइए। चलिए, तो 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भाई देख लीजिए इस प्रकार का लिखा हुआ है, कैसे होगा अगला आपको बताना है। मतलब डी को देखिए इसमें बदल दिया है, क्रॉस, जैसे DYNASTY है ना, डायनेस्टी, इसको लिख दिया है NYD। तो देखिए एन को इधर कर दिया, डी को इधर कर दिया, वाई को इधर किए हुए है। फिर कहा कि एस है, नहीं है, ए के बाद क्या है आपका, तो ए के बाद है YTS। तो देखिए ए को सामने रख दिया है, वाई को इधर कर दिया, एस को इधर कर दिया, टी को इधर कर दिया। तो इसी प्रकार से इसको रख दीजिए। तो कैसे रखिएगा, आइए हम इसका देख लेते हैं। तो इधर हो जाएगा सबसे पहले एस, ये ऐसे हो जाएगा, फिर हो जाएगा ई, तो यहाँ ई हो जाएगा, फिर हो जाएगा आर, तो आर हो जाएगा, फिर पी तो सामने ही होगा तो पी हो जाएगा, फिर डी को इधर लाएगा तो डी हो जाएगा, फिर एन को यहाँ लाएगा तो एन हो जाएगा, ओ को उधर लेके चल जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये देखिए आपका ऑप्शन कहाँ है, SERPDNO, ये तो पहला नंबर ऑप्शन ही है आपका। तो 15 नंबर प्रश्न का देख लीजिए, पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 16 नंबर पर। 16 नंबर में भी देखिए यहाँ कुछ आपकी आकृति दी हुई है। इस आकृति का उपयोग कह रहा है कि कहाँ हुआ है, देख लीजिए। दी गई आकृति अंतर्निहित घूर्णन की अनुमति नहीं है, मतलब घुमा नहीं सकते हैं आपको, एकदम अंतर्निहित है यही फिगर, इनमें से किस ऑप्शन में। ये फिगर देखना है और आपको ये ऑप्शन इन चारों में बताना है कि किस फिगर में उसको दर्शाया हुआ है। तो 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब तो यही है। देखिए इसी में तो दर्शाया हुआ है, पहले वाले में ही। आप थोड़ा सा गौर करके देख सकते हैं, देख लीजिए, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं अगर ऑप्शन के साथ, तो ठीक है। चलिए अब आप अगले प्रश्न पर चलिए, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न नहीं, ये 17 नंबर प्रश्न। आइए, थोड़ा सा रीजनिंग वाला जो प्रश्न होता है ना वो बड़ा हो जाता है, इसलिए हम छोटा ही करके इसको देखने का प्रयास करेंगे। 17 नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ कह रहा है कि वेन आरेख देखिए यहाँ दिया हुआ है। तो माताएं, विक्रय प्रबंधक और पुरुष, किस प्रकार से आप बैठाइएगा इसको, है ना। तो विक्रय प्रबंधक एक ही है, विक्रय और प्रबंधक अलग अलग नहीं है, ये एक ही है विक्रय प्रबंधक, ठीक है। तो इसमें भाई हमको भी नहीं समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से दिया हुआ है, लेकिन अगर क्या दिया हुआ है कि विक्रय प्रबंधक कौन हो सकते हैं, तो विक्रय प्रबंधक, विक्रय का कोई भी चीज़ बेचने का प्रबंध करने वाले कोई भी हो सकते हैं, माताएं भी हो सकती हैं और पिताजी भी हो सकते हैं, दोनों थोड़ा थोड़ा मिला के हो गया, यानी कि दूसरा नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो गया है।
चलिए आइए 18 नंबर देखते हैं कि 18 नंबर प्रश्न किस अनुसार से दिया हुआ है। रीजनिंग है ना, तो ब्राज़ील को दक्षिण कोरिया अमेरिका बताया है तो श्रीलंका को क्या बताना पड़ेगा। यहाँ देश महादेश संबंध दर्शाया गया है। ब्राज़ील एक दक्षिण अमेरिकी देश है, इसी प्रकार से श्रीलंका एशियाई महादेश है। तो ठीक है, ब्राज़ील महादेश के अनुसार ब्राज़ील जो है दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, तो श्रीलंका कहाँ पड़ता है, एशिया में पड़ता है, यानी कि जिसमें भारत पड़ता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे बढ़िए 19 नंबर प्रश्न देखिए। 19 नंबर प्रश्न देखिए, कहता क्या है कि ये दिया हुआ है, यहाँ खाली स्थान की जगह पर आपको भरना है। चलिए भरिए, कैसे भरिएगा बताइए। तो देखिए 25 में 14 जोड़ दिया, 2 से गुना कर दिया, फिर 14 जोड़ दिया। 25 में 14 जोड़ दिया, फिर 2 से गुना किया, है ना। 25 में 14 जोड़ दिया तो कितना आ गया 39। 39 में अगर 2 से गुना किया तो कितना आ गया 78, और फिर 78 में 14 जोड़ दिया तो कितना आ गया 92। मतलब 2 से गुना, पहले 14 जोड़ना है, फिर 2 से गुना करना है, फिर 14 जोड़ना है। तो मतलब पहले देखिए इस जो बीच वाला है ना, इसका इस्तेमाल हमको 2 बार करना है। मतलब एक बार जोड़ दिया, फिर 2 से गुना किया, ठीक है, और फिर 14 जोड़ दिया, मतलब फिर यही वाला जोड़ दिया है, ठीक है ना, तब जाके 92 आया। तो वही करना है। 52 में पहले 16 जोड़ना है, ठीक है। 52 में क्या करना है, पहले 16 को जोड़ना है, फिर 2 से गुना करना है, फिर 16 जोड़ देना है, ठीक है। तो आ जाएगा 152। इसी प्रकार से क्या करना है, 40 में 15 जोड़ना है, फिर 2 से गुना करना है, अब फिर इसमें 15 जोड़ देना है, तब आ जाएगा आपका, जानते हैं कितना, इसमें आ जाएगा 125। तो 125 जो आ जाएगा ना आपका, ये जो हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न अब देखिए, लास्ट रीजनिंग का है। कहता है कि असंगत निम्नलिखित 4 अक्षरों समूहों में से 3 के मध्य एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन आपको करना है। तो आ जाइए, ये हैं चारों आपके ऑप्शन। चलिए बता दीजिए इन चारों में से आप कैसे देखना चाहते हैं इन चारों को। तो हम थोड़ा सा प्रयास कर लेते हैं। देखिए कैसे लिखा हुआ है, के, एच और डी। तो के जो नंबर में होता है उसमें से अगर आप माइनस करिएगा 3 ना तो एच हो जाएगा, और उसमें से माइनस करिएगा 4 ना तो डी हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी ठीक है, टी क्यू एम, इसमें भी -3 करिएगा क्यू हो जाएगा, -4 करिएगा एम हो जाएगा, ठीक है। फिर है एच ई ए, इसमें भी -3 करिएगा ना तो ई हो जाएगा, इसमें -4 करिएगा ना तो ए हो जाएगा, लेकिन ई अलग हट रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इसके दोनों में ना -3 और -3 चला है, तो ये संगत हो गया ना, तो असंगत ही हमसे पूछ रहा था। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। अब चलिए, अब रीजनिंग तो हमारा ख़त्म हो गया है, अब आ गया है हम सामान्य हिंदी। अब इसमें थोड़ा सा स्पीड में आ जाएंगे। 21 नंबर प्रश्न का कहता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, बता देना है आपको। तो तत्सम शब्द इनमें से कौन है, तो इसका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तत्सम के बारे में मैं बता दूं कि जो पक्षी शब्द है ना, ये तत्सम शब्द है। तत्सम वैसे शब्द को कहते हैं जो संस्कृत से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो शुद्ध वर्तनी बताना है आपको। हितैषी जो लिखा हुआ है ना, ये शुद्ध वर्तनी है। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा धान। कहता है कि धान शब्द तद्भव है, तत्सम के बिगड़े हुए रूप को हम तद्भव कहते हैं। 24 नंबर प्रश्न, जो जाना जा सके, इसका अर्थ एक शब्द बताइए, ठीक है ना, एक शब्द में बताना है आपको जिसको जाना जा सके। तो 24 का 3 नंबर ऑप्शन, जिसको जाना जा सके उसको हम ज्ञेय बोलते हैं। आगे बोलिए 25 नंबर, अल्पायु का विलोम शब्द बताइए, है ना। अमर, दीर्घायु, अजर, जटायु, कौन हो जाएगा। तो अल्पायु कम उम्र जीने वाला, दीर्घायु लंबा उम्र तक जीने वाला, है ना। आशीर्वाद में भी सुने होगा, है ना, दीर्घायु भव। तो दीर्घायु मतलब क्या कि लंबे उम्र जियो, बहुत ज़्यादा समय तक जियो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। मैस्टिकेट, ठीक है, क्या हो जाएगा। तो ये एक प्रकार का वर्ब है, इसका जो मतलब होता है चबाना होता है, या चवर्ण करना होता है, या पीसना होता है, ठीक है।
तो इसका आंसर जो हो जाएगा 26 का पहले नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। साइनो पूछ रहा है, ठीक है, तो च्यू हो जाएगा इसका मतलब 26 के बाद 27। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड, ठीक है। फेरोशियस, तो इस प्रश्न का आपका अपोजिट यानी कि उल्टा पूछ रहा है। तो 27 नंबर प्रश्न का पहले तो मतलब जान लें। इसका मतलब होता है उग्र, क्रूर, दारुण होता है इसका मतलब, और इसका ठीक उल्टा अगर हम बात करें तो माइल्ड हो जाता है। माइल्ड का मतलब होता है सौम्य या सदैव, ठीक है, या नरम। आगे बढ़ेंगे। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि भाई 4 वर्ड आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब ठीक ठाक लिखे गए शब्द को बता देना है आपको कि बता दीजिए कौन है। तो 28 का पहला नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा ना, एलिविएट, ये हो जाएगा सही, ठीक है। इसका मतलब होता है हल्का कर देना या कम कर देना। आगे बढ़ेंगे हम। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे। 29 नंबर प्रश्न में एक डायरेक्शन दिए हुए है। हाँ, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंसेस गिवन विद ब्लैंक आर टू बी फिल्ड विद एन appropriate word. 4 alternative are suggested for each question. For each question choose the correct alternative. तो इसको देख लेना है और उसी के आधार पे आपको 29 और 30 नंबर प्रश्न का जवाब देना है। तो 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा तीसरा नंबर ऑप्शन, डिफ्लेक्ट, ठीक है। इस प्रश्न का इसका मतलब होता है धन का गबन करना या दुरुपयोग करना। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दूसरा नंबर ऑप्शन, एंगेज्ड इन। इसका मतलब होता है कि व्यस्त होना, डूइंग बिजी समथिंग, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर से रिलेटेड अब प्रश्न होगा अपना। कहता है क्या कि निम्नलिखित में से क्या एक सर्च इंजन नहीं है। तो सर्च इंजन बताना है आस्क, याहू, बिंग, सफारी, कौन नहीं है। 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, ये सर्च इंजन नहीं है, सफारी। आगे बढ़ेंगे। 32 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से इंटरनेट की एक विशेषता नहीं है। तो 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, उच्च लागत। इंटरनेट की कुछ विशेषता इस प्रकार है कि अभिगाम्य इंटरनेट की एक वैश्विक सेवा और सभी के लिए सुलभ है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न में क्या कहता है? कहता है आपका कि MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन और स्प्रेडशीट दोनों नाम दर्शाता है। तो 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दूसरा नंबर ऑप्शन, टाइटल बार। आगे बढ़ेंगे। 34 नंबर प्रश्न ये कहता है क्या कि MS वर्ड में निम्नलिखित में से क्या करेक्ट फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है। तो 34 का सही जवाब हो जाएगा अलाइनमेंट। 35 नंबर प्रश्न कहता है कि MS वर्ड 2007 में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस मेन्यू टैब के तहत पेज सेटअप विकल्प का उपलब्ध होता है। 35 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, पेज लेआउट। आगे बढ़ेंगे। 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न कहता है कि MS वर्ड में टेबल में कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका हम उपयोग करेंगे। तो 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, टेबल प्रॉपर्टीज। 37 नंबर प्रश्न ईमेल हेडर में पाई जाने वाली एक फील्ड जो CC है उसका पूरा नाम पूछ रहा है आपसे। तो CC का पूरा नाम हो जाता है कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे 38 नंबर प्रश्न, ठीक है, हाँ ठीक है। 38 नंबर प्रश्न कहता है MS एक्सेल में सेल एडिटिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। तो 38 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका 4 नंबर ऑप्शन। क्या कहता है कि सेल सेलेक्ट करें और सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए कीबोर्ड से F5 फंक्शन को दबाएं, ठीक है। जबकि सेल को एडिट करने के लिए F5 नहीं F2 फंक्शन की का इस्तेमाल किया जाता है। फंक्शन की जो होते हैं वो होते हैं 12, F1 से लेके F12 तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न।
कहता है MS एक्सेल में LEN फंक्शन निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? तो 39 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन टेक्स्ट। 40 नंबर प्रश्न देखिए, 40 नंबर प्रश्न कहता है, यार इतना बड़ा प्रश्न हो जा रहा है ना ऑप्शन के साथ। चलिए, MS वर्ड में पैराग्राफ में एक वाक्य को सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका 2 नंबर ऑप्शन। वाक्य को सेलेक्ट करने के लिए उस पर कंट्रोल प्लस क्लिक करें, कंट्रोल के साथ क्लिक करिएगा तब हो जाएगा। ठीक है, पैराग्राफ सेलेक्ट। आगे बढ़िए, 41 नंबर, रुकिए थोड़ा सा, हाँ चलिए, ठीक है। देखिए, कहता है कि एक 230/110 वोल्ट का मेन ट्रांसफार्मर 1 किलोवाट शक्ति प्रदान करता है। यदि ट्रांसफार्मर की दक्षता 90% हो तो प्रारंभिक धारा ज्ञात करिए। तो प्रारंभिक धारा इसकी हो जाएगी आपका 4.82 एम्पियर। आगे बढ़िए, अगला जो प्रश्न है कहता है क्या कि निरंतर, 1 मिनट, हाँ, निम्नतर शक्ति गुणांक का कारण सामान्यतः नहीं है। तो 42 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा तापदीप्त। 43 नंबर, एक DC सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? तो 43 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका 4 नंबर ऑप्शन 0। आगे बढ़ेंगे, 44 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा की आकृति गुणक 1.11 है, इसके RMS मान तथा औसत मान का अनुपात क्या होगा? तो 44 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन 1.11। 45 नंबर प्रश्न देखिए, 45 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि किसी सीसा अम्ल बैटरी में प्रति सेल ऋणात्मक प्लेटों की संख्या खाली स्थान के बराबर होती है। तो 45 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका 3 नंबर ऑप्शन धनात्मक प्लेट। आगे बढ़ेंगे, असमान EMF वाली 2 बैटरियों को क्या कहते हैं? तो 45 नंबर प्रश्न का हो जाएगा, एक मिनट, मैंने कुछ तो, हाँ यहाँ आपका 1 मिनट, एक DC सर्किट मोटर में रिएक्टेंट के रूप में क्या होता है? मैंने क्या बताया है आपको? 0 होता है, ये तो ठीक बताया था। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न भी मैंने ठीक बताया था। किसी प्रत्यावर्ती धारा की आकृति गुणांक अगर 1.11 है तो इसके RMS का मान तथा औसत मान का अनुपात क्या होगा? तो 44 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा 1.11 ही रह जाएगा। अगर 45 नंबर क्या कहता है कि किसी सीसा अम्ल बैटरी में प्रति सेल ऋणात्मक प्लेटों की संख्या क्या के बराबर होती है? तो 45 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ना, ये हो जाएगा धनात्मक प्लेट +1। ठीक है, हाँ यही गलती था। 46 नंबर प्रश्न, असमान EMF वाली 2 बैटरियों को क्या हम किस नाम से जानते हैं, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? तो हम देखते हैं, तीसरा नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा, जो केवल श्रेणी में ही लगाया जा सकता है और कुछ में नहीं। 47 नंबर प्रश्न देखिए, कहता क्या है कि किसी चुंबकीय सर्किट में चुंबकीय विभव को खाली स्थान के संदर्भ में मापा जाता है। तो 47 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन EMF। आगे बढ़ेंगे, 48 नंबर प्रश्न। 48 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि फैराडे के सिद्धांत के अनुसार विद्युत चुंबकीय इंडक्शन क्या है इनमें से? उसके बाद सही। तो 48 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन विद्युत क्षेत्र समय के विभिन्न चुंबकीय प्रवाह द्वारा उत्पादित किया जाता है। 49 नंबर प्रश्न देखिए, कहता क्या है कि किस उद्देश्य के लिए इनेबल्ड वायर का उपयोग किया जाता है? तो 49 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर वाइंडिंग के लिए। 50 नंबर प्रश्न कहता है क्या कि कंप्यूटर पर की जाने वाली वाइंडिंग खाली स्थान होती है। तो कंप्यूटर पर की जाने वाली जो वाइंडिंग है वो क्या होती है? 4 नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा न कि लैंप, न ही लैंप और न ही वेब वाइंडिंग। आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर प्रश्न होगा। 51 नंबर प्रश्न कहता है कि खंडित वलय बनाने में निम्नलिखित कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो खंडित वलय बनाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करिएगा? तो ये करिएगा आप तांबा का। किसका उपयोग करिएगा? तांबा का। आगे बढ़ेंगे कि भाई ये 52 नंबर प्रश्न कहता है कि स्थिर चाल पर चलने वाले श्रेणी वेष्टित
जनरेटर में भार में वृद्धि के साथ टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? तो 52 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, घटता है इसका वोल्टेज। आगे बढ़ेंगे। 53 नंबर प्रश्न है कि श्रृंखला और समांतर फील्ड फ्लक्स को उत्पन्न करता है। 53 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, संयोजी यौगिक। 54 नंबर प्रश्न, डीसी मोटर के घूमने की दिशा का परिवर्तन कैसे किया जाता है? तो डीसी मोटर के घूमने की दिशा का परिवर्तन आप कर लेंगे 3 नंबर ऑप्शन के साथ। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ है, ठीक है। प्रत्यावर्तित फील्ड में आर्मेचर में किसी एक से जुड़ा हुआ संयोजन करके। आगे बढ़ेंगे। 55 नंबर प्रश्न। 55 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न कौन सी अनुप्रयोग में वेब डीसी जरूरी है? वेब डीसी किसमें जरूरी है? तो 55 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विद्युत कर्षण मोटर में वेब डीसी जरूरी है। 56 नंबर प्रश्न, आर्मेचर प्रतिक्रिया द्वारा कुल अभिवाह में कमी, जिसको आप कहते हैं टोटल फ्लक्स रिडक्शन, जिसके प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो 56 नंबर प्रश्न का हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, विचुंबकन प्रभाव। आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर प्रश्न देखेंगे। कहता है क्या कि परिवहन वाहनों में कौन सी मोटर का उपयोग किया जाता है? तो 57 नंबर प्रश्न के बारे में कहता है कि इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर, डीसी श्रेणी के मोटर का उपयोग किया जाता है परिवहन वाहनों में। 58 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है क्या कि यदि स्टार कनेक्टेड शंट मोटर का शुरुआती बल आघूर्ण 100% है तो स्टार कनेक्टेड 3 फेज प्रेरण मोटर के शुरुआती बल आघूर्ण का प्रतिशत क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन, 33.3%, मतलब 3 गुना घट जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। 59 नंबर प्रश्न कहता है स्टीम टरबाइन किसी अल्टरनेटर के लिए कपल किया जाता है। अल्टरनेटर में परिवर्तित करता है क्या? तो 59 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 60 नंबर प्रश्न कहता है कि एक अल्टरनेटर का वोल्टेज नियमन कम होता है जब लोड सर्किट में होता है। एक अल्टरनेटर का वोल्टेज नियमन कम होता है जब लोड सर्किट में होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन, 0 पावर फैक्टर। 61 नंबर प्रश्न। 61 नंबर प्रश्न का है, कहता है कि एक सिंगल फेज कॉइल का व्यास 0.5 m है। यह एक वेबर प्रति वर्ग 50 हर्ट्ज के अधिकतम फ्लक्स के संपर्क में है। इसमें प्रेरित हुई ईएमएफ ज्ञात करिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा नंबर ऑप्शन, 43.38 वोल्ट। 62 नंबर प्रश्न देखिए। 62 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि निम्न में 2 मोटरों में से कौन सा अधिक उपयोगी है और क्यों? तो क्या प्रति वोल्ट 20 किलो ओम सुग्राहिता ठीक है, 1 मिली एम्पियर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ये होगा? क्या होगा 2 मोटरों में से अगर एक अधिक उपयोगी होगा? तो 62 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, केवल जो पहला है ना वो सही हो जाएगा, यानी कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट V/R होता है। तो इस अनुसार 1/20 × 10⁻³ हो जाएगा और इस अनुसार हो जाएगा 0.05 इसका MA करके आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कहना है मतलब यही है कि फुल स्केल डिटेक्शन करंट 1 MA हो जाएगा। ये बात आपका सही आपका है, ठीक है। आगे बढ़िए। इनमें से कौन सा घटक निश्चित डीसी को परिवर्तित डीसी में बदल देता है? तो निश्चित डीसी को परिवर्तित डीसी में बदलने का काम कौन करता है? तो 63 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, चॉपर। आगे 64 नंबर कहता क्या है कि फ्यूजिंग कारक को खाली स्थान के बीच अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है।
या सिंगल फ्यूजिंग कारक है या संगलन गुणक है। खाली स्थान भरना है आपको। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीसरा नंबर ऑप्शन, यानी न्यूनतम फ्यूजिंग विद्युत धारा रेटेड नियत विद्युत धारा। आगे बढ़िए 65 नंबर प्रश्न। 65 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि ऊष्मीय थर्मल रिले निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऊष्मीय थर्मल रिले निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है दूसरे नंबर ऑप्शन पर, यानी कि ऊष्मा प्रभाव पर। आगे बढ़िए 66 नंबर प्रश्न। तो 66 नंबर प्रश्न देखिए ये भी बड़ा है, तो इसको भी आपको दिखाने के लिए हमको छोटा करना पड़ेगा पेज। आइए चलिए हो गया, हाँ अभी हो गया। चलिए तो कहता है ये चित्र देख लीजिए भाई, सभी स्विच बंद हो जाने पर क्या होगा? केवल L1 प्रकाशित होगा, L1 L2 दोनों प्रकाशित होगा, कौन सा प्रकाशित होगा? तो 66 नंबर प्रश्न देख लीजिए आराम से। 66 नंबर प्रश्न को बताइए। 4 नंबर, क्योंकि सब खुला परिपथ है, ठीक है, ये भी खुला है, ये भी खुला है, ये भी खुला है, बंद परिपथ कोई नहीं है। अगर बंद परिपथ होता तब किसी बल्ब को आप जला सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं, ना L1 ही और ना L2 ही प्रकाशित कोई नहीं होगा, ठीक है। तो आगे बढ़िए 67 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लैंप एक वर्गीय प्रकाश देगा? तो एक वर्गीय प्रकाश कौन देगा? तो इसमें से देगा सोडियम वाष्प लैंप, एक वर्गीय प्रकाश देगा। 68 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि उस जगह पर किस जल तापक का उपयोग किया जाता है जहां केवल 1 लाख के ताप 1 से अधिक सेवा केंद्र पर गर्म पानी की आवश्यकता होती है? तो 68 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, दाब प्रकार का। 69 नंबर प्रश्न देखिए। 69 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि आर्मेचर के वाइंडिंग में समकारी रिंग की आवश्यकता होती है। किस प्रकार के आर्मेचर में समकारी रिंग की आवश्यकता होती है? 69 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, वेव वाइंडिंग। आगे बढ़ेंगे 70 नंबर प्रश्न। 70 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि यदि वाइंडिंग में क्वाइल पिच पोल पिच से अधिक है तो वाइंडिंग को क्या कहा जाता है? तो 70 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, लॉन्ग कार्ड पिच कहा जाएगा। 71 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है क्या कि ट्रांसमिशन लाइन की कार्यकुशलता बढ़ती है? यदि, कब बढ़ती है इसकी कार्यकुशलता? तो जब वोल्टेज तथा पावर फैक्टर दोनों बढ़ता है ना, तो उसका कार्यकुशलता भी बढ़ता है ट्रांसमिशन लाइन का। आगे बढ़िए 72 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस स्थान के लिए गैस इंसुलेटेड उप स्टेशन को प्राथमिकता दी जाती है? तो 72 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, उपयुक्त में से सभी। पर्वतीय क्षेत्र और बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाले नगरों में भी, भूमिगत स्टेशन में भी, ऑफ जोड़ में भी इसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं। आगे बढ़ेंगे, कहता है क्या कि बिजली संयंत्र में ईंधन के रूप में कोयला प्रस्तुत किया जाता है कहाँ? तो 73 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, थर्मल में। आगे बढ़ेंगे 74 नंबर प्रश्न देखेंगे, कहता है क्या कि ताप विद्युत युग्म का खाली स्थान को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। किस चीज़ को मापने के लिए? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 सही जवाब हो जाएगा, उच्च तापमान को। आगे बढ़ेंगे 75 नंबर। 75 नंबर क्या कहता है कि कॉपर की बनी सोल्डिंग रिंग एनर्जी मीटर की धारा कुंडली के ऊपर रख दी जाती है ताकि क्या होता है? तो 75 का सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, शक्ति गुणांक सुधारा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे 76 नंबर प्रश्न, किसी सिंक्रोनस मोटर में हीटिंग कब होती है? किसी सिंक्रोनस मोटर में हीटिंग कब होती है? तो 76 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका 76 नंबर प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, उपयुक्त सभी। सिंक्रोनस मोटर में हर्टिंग बोला है कि हर्टिंग कब होगा? तो लोड के अकस्मात परिवर्तन और फील्ड धारा में अकस्मात परिवर्तन के दौरान भी हर्टिंग होगा, ठीक है। हार्मोनिकल टॉर्क युक्त लोड अगर मिलेगा तब भी हर्टिंग होगा, है ना। आपूर्ति प्रणाली में अगर दोष होगा तभी हर्टिंग होगा, तीनों में हर्टिंग होगा। 77 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि 3 फेज प्रेरण मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर मुख्यतः खाली स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 77 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, प्रारंभिक धारा कम करने पर। आगे बढ़ेंगे 78 नंबर प्रश्न कहता है एक
हिस्टैरिसीस मोटर खाली स्थान मतलब किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? तो 78 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन शैथिल्य हानि। आगे बढ़ेंगे 79 नंबर, एकल फेज वाली कैपेसिटर स्टार्ट मोटर एक संधारित्र स्विच से जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा? तो 79 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न कहता है कि रेडियो प्रसारण में प्रयुक्त उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर के लिए निम्न में से कौन सा कोर का एक उपयुक्त प्रकार है, ये बताना है। तो 80 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन यानी कि एयर कोर। ठीक है, रेडियो प्रसारण में प्रयुक्त उच्च आवृत्ति यानी कि ट्रांसफार्मर के लिए एयर कोर का प्रयोग किया जाता है, ये आप जान के रखेंगे। इससे शीतलन करने के लिए केवल हवा की आवश्यकता होती है, एयर कोर में किसी भी और चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। आगे बढ़ेंगे 81 नंबर प्रश्न कहता है कि एक ट्रांसफार्मर में हीटर लगाया जाता है, कौन से ट्रांसफार्मर में हीटर लगाइएगा, उससे क्या होता है, मतलब कुछ तो इस प्रकार का बताइए। तो वाइंडिंग में आपूर्ति देने के लिए हीटर लगाया जाता है। आगे बढ़ेंगे 82 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन से प्रकार का परिणामित्र द्वितीयक को पृथक नहीं करता है। तो 82 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन यानी कि स्वपरिणामित्र। आगे बढ़ेंगे 83 नंबर प्रश्न कहता है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री बताइए। तो 83 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन कोल्ड रोल्ड ग्रेन व्यवस्थित स्टील। कोल्ड रोल्ड ग्रेन व्यवस्थित स्टील जो है इसमें इस्तेमाल में आता है। आगे बढ़ेंगे 84 नंबर प्रश्न कहता है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में होता है या स्लिप रिंग मोटर को सिक्वरल फेज प्रेरण मोटर के स्थान पर वरीयता दी जाती है जहां की आवश्यकता होती है। तो यही बताना है आपको। तो 84 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन उच्च स्टार्टिंग टॉर्क के दौरान। आगे बढ़ेंगे 85 नंबर इंडक्शन मोटर की क्रोलिंग खाली स्थान के कारण होती है, किसके कारण होती है? तो 85 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन यानी मोटर में विकसित अनुकंपा। 86 नंबर प्रश्न देखिए तो थोड़ा सा क्या कहता है कि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों होता है। तो 86 नंबर प्रश्न का सही जवाब है दूसरा नंबर ऑप्शन एक 120 डिग्री फेज कोण द्वारा स्टेटर ऑफसेट वाइंडिंग के कारण ये सेल्फ स्टार्टिंग हो जाता है इसमें। 67 नंबर प्रश्न देखिए, 67 का है 87 ना है जी, हाँ। मोटर जो है समान चाल और टाइमिंग युक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है क्या? 87 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन रिलक्टेंस मोटर। आगे बढ़ेंगे 88 नंबर प्रश्न कहता है कि एक सार्वभौमिक मोटर के घूर्णन की दिशा को खाली स्थान उलट दिया जा सकता है। 88 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन ब्रश कनेक्शनों को रिवर्स करके। आगे बढ़ेंगे 79 कि 89 क्या हो जाएगा 89, 89 को आप 89 पढ़ते हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। 69, 79 और 89 यही 3 में तो लइकन कंफ्यूज होता है। 69 69, 79 79 और 89 89। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 89 यानी कि 89 नंबर कहता है कि 300 के भी है 6600 भी बाई 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज डेल्टा स्टार्ट कनेक्शन है। डेल्टा स्टार कनेक्शन फेज ट्रांसफार्मर की प्रति टर्न वोल्टेज 7.9 भी है। तो निम्न वोल्टेज और उच्च वोल्टेज साइड पर टर्न की संख्या क्रमागत होगी। तो 89 माने 89। ठीक है, नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन यानी कि 55,335। आगे 90 कहता है किसी आदर्श ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन खाली स्थान है। तो 90 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन 0%। 91 नंबर प्रश्न
कहता है कि घरों की बिजली की अपेक्षाकृत कम मात्रा की आपूर्ति करने के लिए निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है। तो 91 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, जिसको हम कहते हैं पोल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। आगे बढ़ेंगे 92 नंबर प्रश्न कहता है कि सीलिंग रोज सामान्यतः खाली स्थान फिट किया जाता है कहाँ। तो सीलिंग रोज जिससे आप पंखा का कनेक्शन निकाल के कर लेते हैं, सीलिंग रोज ही होता है, मतलब इसका इस्तेमाल वायरिंग में नॉर्मली किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दूसरा नंबर ऑप्शन कि दीवारों में इसका इस्तेमाल हम कर लेते हैं। धुआं, अम्ल, क्षार इत्यादि का खाली स्थान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो किस पर प्रभाव नहीं पड़ता है वो बताना है। तो शीशे से लिपटी तार पर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ता है। आगे बढ़ेंगे हम 94 नंबर प्रश्न है हमारा, कहता है क्रोबर प्रोटेक्शन यूनिट का इस्तेमाल खाली स्थान के लिए किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं ओवरलोड के विरुद्ध लोड की सुरक्षा करने के लिए हम क्रोबार प्रोटेक्शन यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। 95 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि एकल फेज ऊर्जा मापी को जब 1.2 kW भार से जोड़ा जाता है तब इसके डिस्क 7 मिनट 30 सेकेंड 600 घूर्णन करती है, तो ऊर्जा मापी नियतांक बताइए। तो 95 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है, न्यूमेरिकल के माध्यम से आप बनाइए इसको, मैं डायरेक्ट आपको आंसर दे चुका हूँ। कहता है कि आकृति देख लेना है आपको, आकृति में प्रदर्शित त्रुटि के प्रकार को पहचानना है आपको। तो इसमें त्रुटि क्या है, तो इसमें है शैथिल्य त्रुटि दिखाया गया है। आगे बढ़ेंगे 97 नंबर प्रश्न, कहता है कि घरेलू उपकरणों और तारों के विद्युत रोधी प्रतिरोध को आमतौर पर किसका प्रयोग करके मापा जाता है। तो 97 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन मेगड़। ठीक है, 98 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि लौह प्रकार के गतिशील उपकरणों का प्रयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। तो 98 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन AC और DC दोनों के लिए। 99 नंबर प्रश्न तुल्यकारी, जिसको हम सिंक्रोनस मोटर कहते हैं, उसके बारे में कौन सा बात सही है। तो इसका 4 नंबर बात जो है ना, इससे सटीक बैठता है, नॉन सेल्फ स्टार्ट मोटर होता है तुल्यकाली, यानी कि सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे इस सेट का अंतिम प्रश्न। ठीक है, तो कहता है क्या कि फील्ड वाइंडिंग में परिसंचरण धारा द्वारा मशीन में चुंबकीय अभिवाह के उत्पादन को क्या कहा जाता है। तो 100 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन उत्तेजन कहा जाता है। तो दोस्तों बस यही थे आज के आपके BSPHCL बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड टेक्नीशियन ग्रेड 3 का तीसरे सेट का प्रश्न। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना नहीं भूलेंगे। अगर आपका इस वीडियो के बारे में कोई भी सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट में लिखना नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।